स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, फॉर ऑल 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग एनसीईआरटी डी कोड। इस एनसीईआरटी डी कोड में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के डिटेल लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, विच विल इंक्लूड योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टॉपिक्स इन डिटेल। Students, so the course will start on 2nd October and it will finish by 12th November. What are the key features of the course, students? इस कोर्स में हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझाएंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, विच विल इंक्लूड योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल प्लानिंग हमने कर ली है, आप यहां देख सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल प्लान तरीके में हम कवर करवाएंगे बच्चों। ये कोर्स प्लानर जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जुड़िए एकेडेक्सेल के साथ और अपनी बोर्ड्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज अपन लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन। तो यहां पर बच्चों अपन जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सो आर learning objective will be, we'll study about excretory system, we'll talk of nephron, we'll talk of urine formation, we'll discuss about excretion in plants, and then we will solve NCERT question, MCQs, subjective question, we will discuss competency based question। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड वही रहेगा, एनसीईआरटी आपको खोल कर रखनी है बच्चों, मेरे साथ हाईलाइट करनी है, इंपॉर्टेंट चीजों के नोट साथ के साथ बनाने हैं और पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। सो बच्चों, अब अपन यहां पर अगर बात करें कि एक्सक्रीशन क्या है, बेसिकली एक्सक्रीशन it is a life process which deals with removal of टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में एलिमिनेट हो गए हैं, उनके रिमूवल को क्या कहा जाता है बच्चों? उनके रिमूवल को कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर आते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दीज टॉक्सिक या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर produced due to various metabolic activities। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, उनकी वजह से कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ टॉक्सिक हो सकते हैं। तो उन्हीं के रिमूवल को क्या कहा जाता है बच्चों? एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक, अब क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, देखो। एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है, अपन पढ़ चुके हैं। यूरिया बनता है हमारी बॉडी में बच्चों, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिन्हें हमें कंटिन्यूअसली एलिमिनेट करना होता है। ये यूरिया और यूरिक एसिड जो है बच्चों, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं के एक्सक्रीशन को मेनली, इन्हीं के रिमूवल को मेनली एक्सक्रीशन कहा गया है बच्चों। तो कई बार आप डेफिनेशन देखोगे दैट एक्सक्रीशन इज अ लाइफ प्रोसेस विच डील्स विद द रिमूवल ऑफ प्रोटीनेशियस या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है और अपन साथ के साथ सारी चीजों को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous materials which needs to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called as
एक्सक्रीशन, तो यहां पर मिल गई बच्चों हमको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, और यहां से हमारा जनरेट हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा डिफाइन एक्सक्रीशन। तो the biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called as excretion. Different organisms use varied strategies to do this. Unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in the processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. Question number 2. How do unicellular organisms get rid of मेटाबॉलिक वेस्ट? तो बच्चों ये अमीबा है। अमीबा क्या करेगा, अपनी सरफेस से ही चीजों को बाहर निकालेगा, उसके पास कोई डिफाइंड सिस्टम तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो यहां पर किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करेगा, बाय द पर्पस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज excretion in human beings. The excretory system of human beings, figure 5.13 includes a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. तो ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों कि ह्यूमंस के पास क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस के पास किडनी प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन। सो वी हैव a pair of kidney, किडनी से निकलेंगी 2 ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज यूरेटर्स। Ureters open in a bag-like structure, urinary bladder, which ultimately opens into urethra. So this is kidney. We have a pair of kidney, ureter, ये भी पेयर है, urinary bladder, single, and urethra through which the urine passes out. तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने भी बच्चों यही डायग्राम बनाया हुआ है। देखो अपन मार्किंग्स कर सकते हैं। आप देखो, सो दिस इज अ किडनी, ये किडनी है, यहां से ये ट्यूब्स निकल रही है, दीज ट्यूब्स आर यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको 2 ब्लड वेसल्स दिखेंगी बच्चों, एक है रेड कलर की और एक है ब्लू कलर की। तो जो रेड कलर की ब्लड वेसल है वो रीनल आर्टरी है, और जो ब्लू कलर की है बच्चों वो है रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो है इट विल ब्रिंग द ब्लड, और रीनल वेन जो है वो ब्लड को वापस से लेकर जाएगी। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। सो लोकेशन ऑफ किडनी आ गई। तो किडनी कहां लोकेटेड है, लोकेटेड इन एब्डोमेन। किडनी इज लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। दैट मीन्स हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके ईदर साइड पर एब्डोमिनल रीजन में किडनी प्रेजेंट है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored and it is released through the urethra. तो यहां पर जहां अपन ने डायग्राम बनाया है वहां पर अगर अपन इसके फंक्शंस लिखे तो किडनी का फंक्शन क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन, यूरेटर का ट्रांसपोर्ट्स यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर विल स्टोर यूरिन, एंड यूरेथ्रा क्या करेगा, यूरिन passes out from here.
तो ये कंप्लीट नोट्स होते चले जा रहे हैं और यहां पर आप चाहो तो डेफिनेटली ब्लड वेसल्स बना सकते हो बच्चों। ये रीनल आर्टरी हो जाएगी। और ब्लू कलर से यहां पर हो जाएगी रीनल वेन। ठीक है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे बनता है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन is to filter out the waste products from the blood. Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. It is then no surprise that the basic filtration unit of our body is the kidney. तो किडनी क्या है? हमारी बॉडी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। Kidney is the basic filtration unit of our body। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। लाइक इन द लंग्स is a cluster of thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup shaped structure with a coiled tube called as Bowman's capsule that collects the filtrate. Each kidney has large number of these filtration units called as the nephron. So functional unit of kidney कौन है बच्चों? Functional unit of kidney is नेफ्रॉन। अब यहां पर बच्चों पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन दे रखे हैं, अपन भी इसको बना लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि एग्जैक्टली याद कैसे करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। सो नेफ्रॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऐसा अ कप शेप स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। ये आप कहीं ना कहीं लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। दिस बोमेन्स कैप्सूल देन ओपन्स इनटू a coiled tubule which is called as PCT, open into a U-shaped structure which is called as loop of Henle, and opens into another convoluted tubule which is called as DCT. अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल है बच्चों, इट कंसिस्ट या इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम एफरेंट आर्टीरियोल। जो ब्लड वेसल बोमेन्स कैप्सूल के पास ब्लड लेकर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल। ब्लड लेकर आ रही है तो ए से आ रही है इसलिए इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। दिस एफरेंट आर्टीरियोल डिवाइड्स इनटू अ बंच ऑफ कैपिलरीज। यहां पर ये डिवाइड करती है इनटू अ बंच ऑफ कैपिलरीज, बहुत पतली पतली और बहुत सारी, एंड दिस बंच ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। इस बंच ऑफ कैपिलरी को क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जो है बच्चों, ये रीयूनाइट होती हैं, वापस से जुड़ती हैं, एंड दे एग्जिट फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल, दे डिसेंड डाउन एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क ओवर द ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन। यहां पर ये पूरा एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज बच्चों, इट इज कॉल्ड एज पेरिट्यूब्यूलर and this ultimately opens into renal vein। ये किसमें ओपन हो जाती है? इट ओपन्स इनटू रीनल वेन। तो अब यहां पर मार्किंग्स कर लेते हैं बच्चों। दिस इज DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल,
So this is DCT, which is distal convoluted tubule. This is peritubular capillaries. This is PCT, which is proximal convoluted tubule. This is loop of Henle. This is Bowman's capsule, जहां पर ब्लड छन के इकट्ठा होगा. This is efferent arteriole. This is efferent arteriole, जो कि यहां से एग्जिट हो रही है, जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बना रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. सो ये स्ट्रक्चर हो गया, यही एनसीईआरटी ने यहां दे रखा है, देखो मेरे साथ. दिस इज ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जिसको मैंने एफरेंट आर्टीरियोल बोला है, ब्रांच ऑफ रीनल वेन. दिस आर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कलेक्टिंग डक्ट, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें पहला पार्ट है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, एंड देन कम्स द डीसीटी. ठीक है. ग्लोमेरुलस में क्या होता है बच्चों? ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है और कहां इकट्ठा होता है? इट गेट्स कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल. आगे देखते हैं. सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज glucose, amino acid, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excessive water is there in the body and how much dissolved waste is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enters the long tube, the ureter, which connect the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure on the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control. We have discussed elsewhere. एनसीईआरटी ने बोल दिया, हमने कहीं ना कहीं तो इसको डिस्कस किया है. कहां डिस्कस किया है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. अब हम डिस्कस इसे करेंगे. एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. तो यहां पर एनसीईआरटी बहुत सारी बातें बोल गई बच्चों. यूरिन फॉर्मेशन एनसीईआरटी ने बहुत कम शब्दों में समझा दिया है, बट अपन इसको थोड़ा सा देखेंगे ताकि अपने नोट्स बने और अपनी चीजें जो है वो एकदम क्लियर हो जाए. सो वील स्टार्ट विथ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी ने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करती है कि आपको पता होना चाहिए. सो क्वेश्चन आएगा, हाउ इज यूरिन formed? So steps of urine formation are पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में बस आपको क्या लिखना है? The blood is filtered in the glomerulus. The blood is filtered in the glomerulus and अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? ब्लड इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल. तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है. ऐसे के ऐसे ही बोर्ड में बनाकर आ जाना बच्चों, कुछ सोचना मत, बस नंबर कहीं कटेंगे नहीं. दिस इज
एफरेंट आर्टीरियोल, ये डिवाइड हुई ग्लोमेरुलस में, यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ और जो फिल्ट्रेट अब यहां पर इकट्ठा हो गया है, this is the filtered blood and this is called as filtrate. So this is ultra filtration of the blood. मार्किंग्स कर लेंगे. This is filtrate. Glomerulus and this is efferent arteriole. तो ये हो गया पहला स्टेप, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड स्टेप जो है बच्चों यूरिन फॉर्मेशन का, इसमें सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है वो मैं एक साथ लेकर आपको समझा देती हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. सेकेंड स्टेप होता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. अब देखो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाली बात है, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है. हमारे पास दो ट्यूब्स हैं बच्चों, एक ये ट्यूब है और एक ये ट्यूब है. ठीक है, अब देखो एक ट्यूब हो गई हमारी नेफ्रॉन की ट्यूब, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल हो गया, पीसीटी हो सकता है, लूप ऑफ हेनले हो सकता है, डीसीटी हो सकता है, और एक हो गई हमारी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज. पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज. अब देखो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर बच्चों, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर बच्चों क्या होगा, ब्लड होगा डेफिनेटली. किडनी की ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, किडनी की ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट है फिल्ट्रेट. ठीक, अब इस फिल्ट्रेट के अंदर जितनी भी यूजफुल चीजें होंगी, इस फिल्ट्रेट के अंदर जितनी भी यूजफुल चीजें होंगी उन्हें हमें सर्कुलेशन का हिस्सा दोबारा बनाना पड़ेगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, सोडियम हो गया, वाटर हो गया. तो इन सब चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा. इन सब चीजों का क्या होगा बच्चों, इन सब चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द नेफ्रॉन टू द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, एंड दिस इज कॉल्ड as tubular, this is called as tubular रीअब्जॉर्प्शन. इसको क्या कहा गया, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन. और ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है बच्चों, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे, अमीनो एसिड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम. तो इन सब चीजों का ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होता है. मेन साइट ऑफ ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, मेन साइट ऑफ ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इज पीसीटी. सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पर हो रहा है. और कैसा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चों, यहां पर एक्टिव, मतलब एनर्जी खर्च कर कर भी चीजों को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा. अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होगा बच्चों, ब्लड के अंदर जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं जो हमें बॉडी से बाहर भेजनी है, उनको हम कहां भेजेंगे, उनको हम नेफ्रॉन की ट्यूब्स में भेजेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ अनवांटेड
टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो यहां पर आपका यूरिन फॉर्मेशन के जो नोट्स है बच्चों वो कंप्लीटली डिस्कस हो चुके हैं। यही एनसीईआरटी ने समझाया है, कम शब्दों में मैंने उस चीज को क्या कर दिया है, इलैबोरेट कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनडायरेक्टली, दैट इज व्हाट हैपेंस इफ द किडनी ऑफ द पर्सन फेल्स। अब हमारे पास दो किडनी है बच्चों, अगर एक किडनी फेल हो गई तो दूसरी किडनी उसका वर्क टेक ओवर कर लेगी और पूरा काम प्रॉपर तरीके से करेगी। प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब दोनों ही किडनी काम करना बंद कर देगी। दैट मींस आपका ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा था वो ब्लड का फिल्ट्रेशन अब होना रुक गया है। उस केस में हम आर्टिफिशियल किडनी का सहायता लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आपको दूसरे डोनर से किडनी लेनी पड़ेगी तो ही काम चलेगा, बट जब तक आपको प्रॉपर डोनर नहीं मिलता तब तक आपको डायलिसिस से काम चलाना पड़ेगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी. This leads to accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste produced by the body through the purpose of by the process of dialysis. Artificial kidney यानी जो dialysis machine है, it consists of a number of tubes. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट है और ये ट्यूब्स किसकी बनी हुई होती है बच्चों, सेमी परमिएबल लाइनिंग की बनी हुई है एंड दे आर सस्पेंडेड इन अ टैंक। और टैंक के अंदर ये ट्यूब्स प्रेजेंट है। टैंक के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है बच्चों, उस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड के जैसा होता है, बस इस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो जब हम पेशेंट की बॉडी से ब्लड को निकालते हैं तो ये ब्लड इन ट्यूब्स में धीरे 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 पास होता है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। इस टैंक के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है तो डिफ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा। ये ट्यूब है और ये ट्यूब कांटेक्ट में है, ये ट्यूब कांटेक्ट में है एक फ्लूइड के, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर N2 वेस्ट है, यहां नहीं है तो डेफिनेटली डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये N2 वेस्ट जो है ये कहां आ जाएगा, इस टैंक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये बाहर निकल गया और ये है डायलाइजिंग सोल्यूशन विद एक्सेसिव सॉल्ट एंड यूरिया। और फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन यहां से हम चेंज करते रहते हैं और फिल्टर्ड ब्लड को पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। सो डायलिसिस प्रोसेस में हम ब्लड को आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर फिल्टर कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक बड़ा टैंक है, उस टैंक के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड के जैसा होता है, सिर्फ उसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड ये सब नहीं प्रेजेंट होते। तो पेशेंट के ब्लड को उस टैंक में ट्यूब्स लगी हुई रहती हैं जो कि सेमी परमिएबल है, उस ट्यूब्स में धीरे धीरे ब्लड को पास करवाते हैं। अब ब्लड जब उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट उस फ्लूइड में चला जाएगा। अब ब्लड जो है वो फिल्टर हो चुका है, फिल्टर्ड ब्लड को वापस से पेशेंट के अंदर डाल देंगे और ये वेस्ट यहां पर कलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है और फ्रेश सॉल्यूशन बार बार रिप्लेनिश करते रहेंगे। एग्जैक्टली यही लिखा है एनसीईआरटी ने, आप देख लीजिए। दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। द पेशेंट ब्लड is passed through these tubes. During this passage, the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by the purpose of diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of kidney, but it is different as no absorption is involved. तो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के दो ही स्टेप्स हो रहे हैं बच्चों, एक हो रहा है फिल्ट्रेशन और एक हो रहा है सिक्रीशन। देयर इज नो अब्जॉर्प्शन, तो यहां पर कुछ भी
यूजफुल चीज का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। Very important, normally in healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liters daily. However, the volume of urine passed is around 1 to 1.8 लीटर या कुछ बुक्स में आपको 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन होगा। इतना ही यूरिन बॉडी से पास होता है, जबकि 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर होता है। तो आप सोचो 180 लीटर यूरिन थोड़ी ना हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अगर इतना यूरिन हम एक्सक्रीट आउट करेंगे तो यहाँ तो पानी का जलजला ही आ जाएगा। तो ये हम क्यों यूरिन का वॉल्यूम कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर अब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूल्स वापस से क्या कर लेती हैं? उस फिल्टर्ड ब्लड में से यूजफुल चीजों को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए 180 लीटर फिल्ट्रेट होने के बाद भी जो यूरिन है वो 1 to 1.8 लीटर या 1 to 2 लीटर मैक्सिमम इन अ डे पास होता है। दिस इज ड्यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। यही नोट्स मैंने आपको वहां पर ऑलरेडी बनवा दिए हैं। आगे चलते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले ऑर्गन डोनेशन एक टॉपिक एनसीईआरटी ने दे रखा है। ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स। किसी का हार्ट का वॉल्व काम नहीं कर रहा, किसी की किडनी काम नहीं कर रही, किसी का लिवर नॉन फंक्शनल है, तो ये एक बहुत ही जनरस जॉब है कि लोग अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट करने की इच्छा रखते हैं। तो ये एक बहुत ही नोबल पर्पस है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर and his or her family. Anyone regardless of the age or gender can become an organ donor or a tissue donor. Organ transplant can save or transform the life of a person. Transplantation requires, because recipient organ has been damaged or failed by the disease or injury. कोई भी reason हो सकता है organ failure का। In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person, organ donor, and transplanted to another person, the recipient. तो वन हु डोनेट्स, डोनेट जो ऑर्गन करता है वो डोनर है, और जो ऑर्गन रिसीव करता है वो रेसिपिएंट है। ठीक है। कॉमन ट्रांसप्लांट इंक्लूड्स कॉर्नियास। कॉर्नियास तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा कॉमन है। किडनीज, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड इवन बोन मैरो। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन occur just after the donor has died or the doctor declares the person brain dead. But some organs such as kidney, part of liver, lung, etc. and tissue can be donated while the donor is alive. अब हार्ट तो एक ही है ना, उसमें वॉल्व्स भी फिक्स्ड है, तो एक जिंदा पर्सन से तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर किसी को किडनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वहां पर जो डोनर है उसको मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब मेरी डेथ होगी और कब मैं अपनी किडनी डोनेट करूंगा। वो अलाइव स्टेट में भी अपनी किडनी डोनेट कर सकता है, लिवर डोनेट कर सकता है, एक किडनी से काम चल सकता है। लिवर हैज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, सो कुछ पार्ट ऑफ लिवर डोनेट कर देंगे तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों के केस में लिवर की क्या हो जाएगी बच्चों? रीग्रोथ हो जाएगी। तो ये लिखा है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लांट्स का जो लाइफ प्रोसेस है, जो वाइटल प्रोसेसेस हैं, वो एनिमल्स के कंपैरिजन में बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि उनके पास कोई वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं। अब देखो यहां पर पॉइंट्स लिखते जाएंगे। ऑक्सीजन इज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा थ्रू स्टोमेटा। एक्सेसिव वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन से निकल जाएगा, पॉइंट नंबर 2। अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। उनका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उन डेड सेल्स के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे, या फिर लीफ फॉल होने वाला होगा तो जैसे कि ऑटम सीजन में होता है या गर्मियों में प्लांट जब प्रिपेयर करता है कि मुझे मेरी पत्तियां गिरानी है, तो वो सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट उन लीव्स के अंदर पटक देता है और लीफ गिर जाती है तो साथ में एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर निकल जाता है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करेंगे। स्टोर कहां करके रखता है वो?
वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज resins and gums, especially in old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. तो plants का कोई बहुत ज्यादा elaborate waste mechanism नहीं है, तो ये resins और gum के फॉर्म में xylem में स्टोर करेगा या फिर सॉइल में भी डाल देगा. तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम प्रोड्यूस होगा स्टोमेटा के थ्रू. रेस्पिरेशन में CO2 स्टोमेटा के थ्रू. ट्रांसपिरेशन इन वाटर अगेन स्टोमेटा के थ्रू. लीफ फॉल से पहले सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट लीव्स के अंदर डाल देगा. रेजिन और गम्स को जाइलम में डाल देगा और बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट जो डेड सेल्स प्रेजेंट है वहां पर डिपॉजिट कर देगा. तो यहां पर खत्म होता है बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. और अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन दैट विल बी फॉलोड बाय एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करते जाएंगे. तो चलो डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. सो बच्चों चलो अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सक्रीशन के, स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ CO2 harmful and useless ingredients, extra water, metabolic waste. So excretion जो होता है बच्चों it is the removal of metabolic waste. इसमें mainly nitrogenous waste आते हैं और यही हमारा right answer हो जाएगा. Next देखते हैं major function of contractile vacuole is. तो contractile vacuole बच्चों एक ऐसा structure है जो आपको unicellular organisms में देखने के लिए मिलेगा और ये काम करता है बिल्कुल किडनी के जैसे. सो इट हेल्प्स इन द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन. तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा. अच्छा ऑस्मो रेगुलेशन दे रखा है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन दे रखा है. तो अगर ऑस्मो रेगुलेशन यहां दे रखा है तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर और आयंस का राइट बैलेंस बनाकर रखना. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेजर फंक्शन किडनी के जैसा ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का है. अगर यहां ऑस्मो रेगुलेशन ऑप्शन नहीं होता तो एक्सक्रीशन आंसर हो जाता, पर यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा. विच वन इज एन एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन? लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या हार्ट? तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है यहां पर बच्चों वो हो जाएगा लिवर. और कौन से होते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? स्किन, क्योंकि यहां पर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है. टीयर ग्लैंड एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और साथ में लिवर. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है. जब जब नेफ्रॉन का नाम आए तुरंत आपको क्या लिखना है उसके साथ उसके पार्ट्स लिख देने हैं. इसका पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी. नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन. तो ये कन्वर्जन होता है बच्चों लिवर के अंदर. आपको मैंने समझाया था कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें मेनली बनता है अमोनिया. अमोनिया जो है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट है और साथ में इट रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन. पर हमारी बॉडी में इतना पानी होता नहीं है कि हम अमोनिया को निकाल सके. इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ये जो अमोनिया है इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में. और ये प्रोसेस कहां होता है बच्चों? लिवर में होता है. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल. ये ऑर्निथीन साइकिल आपसे बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा बच्चों, पर ठीक है थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन एग्जाम में लेकर जानी चाहिए. तो यहां राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी. आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज. तो ये हमारी पीसीटी है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है और ये हमारा यहां पर
डीसीटी है। तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर कर यूरिन को क्या करती है? कंसंट्रेट करती है। सो इट बेसिकली हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर कंजर्व करने की नीड है, उनका लूप ऑफ हेनले हमेशा ज्यादा लंबा होगा, जैसे कि इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड इन केस ऑफ बर्ड्स। सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स have longer loop of हेनले। ठीक है। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन इज, तो जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है। फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड। फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस से होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर, द कप शेप्ड अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज, वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, नेफ्रोस्टोम, पिरामिड। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए, वुमेन्स कैप्सूल। ऐसा एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अपन ने पूरा इसका डायग्राम बनाया है। यहां से पीसीटी निकलती है, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज वुमेन्स कैप्सूल। मूविंग फर्दर, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। तो यूरिन किडनी से यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये रॉन्ग हो गया। आप याद करो डायग्राम, ऐसे किडनी का डायग्राम बनाया था। यहां से निकली यूरेटर, ये यूरेटर ओपन हुई थी इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और यहां था यूरेथ्रा, और यहां पर थी दूसरी किडनी। दूसरी किडनी भी बना लो। ठीक है। तो फ्लो कहां होगा? यूरिन फॉर्मेशन होगा किडनी में, किडनी से जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ऑप्शन सी यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज, एक्वाटिक एनिमल जो है उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल है। सो दे कैन एक्सक्रीट आउट अमोनिया। ये क्या कर सकते हैं? ये अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? अमोनिया होगा। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक बोलते हैं। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम? सो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? एक्सक्रीशन, अच्छा मैं ब्लैक से लिख देती हूं, या ब्लू से लिखते हैं, चलो। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ, it is the removal of metabolic waste. The excretion in our body mainly takes place through kidney. The functional unit of kidney is nephron. Complete answer. The functional unit of kidney is nephron.
कंप्लीट आंसर है, इसमें कुछ भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स मेनली एक्सक्रीट uric acid and hence they are also called as यूरिकोटेलिक। तो बर्ड्स के एक्सक्रीट करती हैं यूरिक एसिड एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स? बस लिस्ट बनानी है। The excretory products of plants are first O2, which is produced during photosynthesis. CO2 produced during respiration. Resin, tannin and water. तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। What is meant by osmoregulation? Is the process by which an organism maintains balance of water and electrolytes in water and electrolytes in body. That is called as osmoregulation. In humans osmoregulation का मेन काम करती है किडनी। How is the amount of urine produced regulated? The hormone ADH या फिर वेसोप्रेसिन? Plays a major role in controlling the amount of urine in body. If ADH is produced, it will promote reabsorption of water. आगे देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन? बच्चों इसमें डायग्राम जरूर बनाना है, तो डायग्राम में ऑलरेडी आपको बनवा चुकी हूं, आप देखो। ये डायग्राम है नेफ्रॉन का, ये आपको दोबारा यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा बना के बता देती हूं ताकि आपको इस आंसर में क्लैरिटी रहे, और उसके साथ ही आपको इसके पार्ट्स लिखने हैं। इस तरीके से यहां पर
शेफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है. इट रीयूनाइट्स टू फॉर्म पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज. It opens into renal vein. मार्किंग्स कर लेते हैं. दिस इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल. दिस इज लूप ऑफ हेनले. पीसीटी, एफरेंट आर्टीरियोल, efferent arteriole. This is glomerulus. These are peritubular capillaries. This is renal vein. अब यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन पूछे हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्या क्या आएगा? ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्रीशन? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस. तो एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ metabolic waste from body is called as excretion. The importance of excretion is helps in getting rid of toxic waste, helps in maintaining osmoregulation. हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन. कंप्लीट आंसर है. ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन आपको वापस से रिपीट कर देनी है. नेक्स्ट देखते हैं. हाउ इज ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन्ड इन अमीबा? वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट कैसे करोगे? अमीबा Amoeba is a unicellular organism. For osmoregulation, amoeba who lives in fresh water has contractile vacuole. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बिल्कुल किडनी के जैसा काम करता है एंड हेल्प्स द अमीबा टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव वाटर. तो ये अमीबा है.
ये इसका न्यूक्लियस है, इसके पास एक वैक्यूल है विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट इज सराउंडेड बाय वाटर. So whatever extra water goes in, it is collected in the contractile vacuole. और ये contractile vacuole अमीबा को हेल्प करता है एक्सेसिव पानी को बाहर निकालने में. सो इट रिमूव्स वाटर एंड दस ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेन. ये आपका यहां पर कंप्लीट आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप. व्हाट हैपेंस व्हेन वन किडनी ऑफ द पर्सन फेल्स? ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द वन किडनी ऑफ अ पर्सन फेल्स? तो यहां पर आंसर लिखते हैं. When one kidney fails, a person can live normally with the help of one remaining किडनी. अच्छा, अब आपको कई बार पेपर में 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा बच्चों, वहां पर चॉइसेस अवेलेबल होंगी और इस बार तो वैसे भी इंटरनल चॉइस ज्यादा है, 33% इंटरनल चॉइस है. तो हमेशा 5 नंबर में वैसा क्वेश्चन पिक करना जब जिसमें पार्ट्स अवेलेबल हो, है ना. पार्ट्स वाले में क्या होता है, यहाँ 4 पार्ट हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक नंबर का पार्ट हो गया, तो वहां नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं. अब अगर चॉइस में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा हो एक, तो दूसरा तो करना ही पड़ेगा. अगर दोनों क्वेश्चन प्रॉपरली आते हो तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगी कि पार्ट्स वाला क्वेश्चन आप पिक करिए. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. तो डायलिसिस बच्चों अपन पूरा डिटेल में लिख चुके हैं, यहां पर देखो. ये रहा, ये डायलिसिस पूरा यही आपको यहां पर समझाना है. डायलिसिस क्या है? डायलिसिस इज अ प्रोसेस by which the blood is filtered outside the body, that is called as artificial kidney. यहां पर एक चेंबर प्रेजेंट है जिसके अंदर ट्यूब्स है, चेंबर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ट्यूब्स जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की है. यही पूरा पार्ट आपको यहां पर समझाना है. ठीक है बच्चों. What happens when sugar is excreted in urine? अगर यूरिन से शुगर एक्सक्रीट हो रही है देन इट इज एन इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज. आंसर कैसे लिखेंगे? इन नॉर्मल सिचुएशन sugar is actively reabsorbed. Sugar is actively reabsorbed from the proximal convoluted tubule. But if sugar is present in urine, it is an indication of डायबिटीज. किसका इंडिकेशन है ये? डायबिटीज का इंडिकेशन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच इन ह्यूमंस? तो बच्चों एडीएच का मेन पार्ट जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में आएगा विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बट यहां पर दोनों चैप्टर से लिंक होगा ये एडीएच.
तो मैं आपको लिखवा देती हूं, ADH helps in the reabsorption of water from kidney tubules and hence produce concentrated urine. आगे देखते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस. बच्चों तो यहां पर आपको सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखनी है. यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी लिखना है. किडनी का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम, दिस वुड बी फॉलोड बाय steps of urine formation, that is ultrafiltration, tubular secretion and tubular reabsorption. तो ये पूरा पार्ट अपन नोट्स में प्रॉपर लिख चुके हैं बच्चों, बस वही चीजें आपको यहां पर दोबारा से लिखनी है. तो यहां पर आपका लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है बच्चों वो कंप्लीट होता है. एक्सक्रीशन खत्म हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया. सो लाइफ प्रोसेस खत्म. सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना. किसी भी पार्ट में डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट. आप कमेंट में अपने डाउट लिख सकते हैं. सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे. आई होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा बच्चों. ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपने फुलफिल हो चुके हैं. तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बोर्ड्स के लिए तैयारी करिए, पैनिक मत करिए. ऑल द बेस्ट.